Hello all, today we are starting with new chapter, chapter number 8, that is पूर्ण विश्राम. प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आवादापी में विश्राम के पल कुछ मुश्किल से ही मिलते हैं. जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते. बेसिकली ये जो लेसन है जिसके कवि है सत्यकाम विद्यालंकार, तो उन्होंने ये बताया है कि पूर्ण विश्राम यानी पूरी तरह से आराम कभी भी किसी को भी मिलता नहीं है. ऑफिस हो, काम हो, कोई दूसरा घर पे हो, कोई भी टाइप का इंसान हो, फुल्ली आराम कभी भी पॉसिबल नहीं होता है. और जब कभी भी ऐसा कोई भी टाइप का आराम मिलता भी है इन केस, तो उसका फुल्ली फायदा हम नहीं ले सकते, उसका फुल्ली बोलते ना बेनिफिट हमें कभी होता नहीं है. तो यही इस पोयम नहीं, सॉरी, यही इस चैप्टर में बताया गया है एक फनी इंसिडेंट्स की तरह. लेट अस सी क्या है वो. डॉक्टर ने बांह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक फूंक कर नाड़ी की गति देखी. फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा. लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए. तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई. मतलब डॉक्टर ने बीपी वगैरह चेक किया. जब आप बीपी वगैरह चेक करते तो देखा रहेगा कि आर्म्स पे एक काला कपड़ा बांधते हैं. और पुराना इसमें था ऐसा, आजकल तो टेक्नोलॉजी के वजह से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया है. तो पहले के ज़माने में से डॉक्टर्स लेते थे बीपी मशीन का कि आर्म पे एक कपड़ा और उनके हाथ में एक ऐसा ग्रीन कलर का स्पंज रबर जैसा ये रहता था जिससे वो प्रेस कर करके ऐसा हवा ये करते थे. तो उन्होंने चेक करके बताया कि कुछ ऐसा सीरियस वगैरह नहीं है, बट ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेना जरूरी है और बाहर घूमकर आना जरूरी है ताकि थोड़ा आराम मिल सके. तो ये जितने भी रोग है पूर्ण निरोग हो जाओगे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी हेल्थ वाइज, लेकिन वो आराम भी पूरा होना चाहिए. तो ये सुनकर उनकी वाइफ बहुत खुश हुई. घर जाकर श्रीमती जी ने कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे. तो उन्होंने बोला कि जूहू जाने की तैयारी करो, हम 2 दिन पूरा आराम करेंगे. एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी. चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है. एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी. 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया. स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी. मतलब उनका एक्साइटमेंट इतना था कि उन्होंने 2 बजे का वगैरह अलार्म भी रख दिया. उसके अगले दिन वो पूर्णिमा भी थी, तो जूहू पे बहुत ज्यादा मजा वगैरह आता है, इसके लिए उनको वो सब मिस नहीं करना था. एक्साइटमेंट में वो 2 बजे से पहले ही उठकर बैठी थी और कुछ नोट करने लगी थी. श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी. गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजों की भी सामान लिखी थी. मतलब जो जो नेसेसरी था गाड़ी के लिए ठीक रखने के लिए उसकी एक पर्ची पकड़ा दी. दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया. सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं खींची गई. मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी. मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन चला गया था इसी की तैयारी में. तो मुश्किल से आधे दिन बाद तो कोई मिस्त्री मिला जो गाड़ी को अगर ठीक कर सके, जो लगा सके. और बाकी का जो सामान जरूरी था मोटर के लिए यानी गाड़ी के लिए, तो उस पे देखते देखते तो रात हो गई. तो उनको मतलब और ऐसा टेंशन होने लगा, एक बोलते ना एक्साइटमेंट लेवल डाउन होने लगा. रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी. मतलब आज का आधा दिन तो उनका ऐसा ही गया, फिर पूरा रात भी चली गई ऐसे ही ये काम वो काम में. तो उनकी वाइफ ने कहा कि कल जुहू जाएंगे तो दिन भर वहां पे आराम करेंगे तो पूरी थकावट आपकी दूर हो जाएगी. श्रीमती जी ने अपने करक मामलों से घड़ी की घड़ी घुमाकर अलार्म लगा दिया था और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुयायन करने के यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आया है कि नहीं. सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया. मतलब उन्होंने 5 बजे का अलार्म तो रख दिया, लेकिन खुद बाहर जाकर एक एक चीज चेक कर रही थी कि मोटर के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी आई कि नहीं. और 5 बजते ही अलार्म बज गया.
रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयार में जुट गए। यानी उनको लगा कि स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, बार बार बंद पड़ रहा था, तो चाय वाय पिए बिना ही उन लोग तैयार होकर निकल गए। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यानी ऐसे इम्पोर्टेंट चीजों पे ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे सिचुएशंस में हम हस्बैंड वाइफ आधा आधा काम यानी एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना बेटर समझते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग भावना मतलब एक दूसरे को हेल्प करना हमारे जीवन का मूल मंत्र मतलब एक बोलते हैं ना हमारे जीवन की एक स्ट्रैटेजी है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों का याद दिलाने लगी और मैं उनको उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर लेना। मतलब वो उनको कुछ याद दिलाती थी और ये वो रख के उनकी मदद करते थे ऐसे। मतलब उन्होंने याद दिलाया वो मेहरबानी और उसके सामने ये वो काम सारा कर लेते थे। तब उन्होंने उनको याद दिलाया कि मिर्ची का अचार भी रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मतलब उसकी वाइफ ने बोला कि मैं अचार तो रख लूंगी लेकिन आप भी न्यूज़पेपर मत भूलना रखना क्योंकि मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा लेकिन तुम वह गुलबदन न भूल जाना जो हमें पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती रहेगी। तो उन्होंने बोला मैं तो न्यूज़पेपर रख लूंगा लेकिन तुम वो गुलबंद मत भूल जाना जो हमने लास्ट टाइम लिया था क्योंकि वहां पे बहुत सर्दी रहेगी तो अपने को काम आएगा। तो वाइफ ने बोला, गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेडिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। मतलब उसने कहा कि वो आप जो बोल रहे हो वो मैं रख लूंगी लेकिन आप बेथिंग सूट मत भूल जाना नहीं तो वहां पे नहाना वगैरह रह जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि पति एक चीज बोल रहा है तो पत्नी हाँ बोल के दूसरी चीज बोल रही है, पत्नी दूसरी चीज बोल रही है तो पति हाँ बोल के उसको तीसरी चीज बोल रहा है एंड सो ऑन। ये उनका यहाँ पे ऐसा फनी इंसिडेंट चल रहा है कि वो एक दूसरे को सारा चीज याद दिला रहे हैं। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफों को भी रख लेना और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। तो उसने कहा कि माँ की चिट्ठी आई है तो उसका जवाब देना है तो वहां बैठे बैठे लिख लूंगी, वैसे भी यहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसको दोगी? तो उन्होंने कहा कि जो चिट्ठियां हैं वो भी रख लेना, चिट्ठियां ही नहीं रहेंगी तो जवाब कैसे दूंगी? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया था, इसीलिए कहती हूँ कि छतरी भी रख लेना। मतलब ये जो वाइफ है ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पे वो एक के बाद एक चीजें उनको लिस्ट किए जा रही थी कि ये है वो है, चश्मा मत भूलना, चिट्ठियां मत भूलना, बिल मत भूलना ऐसा। अच्छा पापा रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और साबुन तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर ही नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मतलब उनको जो चीज चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी तो बाकी सब सुनते सुनते हाँ हाँ करते बोल तो रही थी लेकिन कुछ और ही ढूंढ रही थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत में समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने का भी धुन सवार था। उनकी कई करतनें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा कर लिया। सोचा काव्य